वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी पार्ट नंबर 34वां करने जा रहे हैं। अब लगातार आज से बायोलॉजी का जो क्रम होगा वीडियोस का वो लगातार जारी रहेगा और हमारा इतिहास का जो चल रहा है वो संडे के संडे आया करेगा वीडियो। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी पार्ट 34 में आगे बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया तक बात हो चुकी है, तो शुरुआत करते हैं रसधानियों से। रसधानियाँ हम कह लें अथवा इनका दूसरा नाम होता है रिक्तकाएँ। रिक्तकाएँ कहिए या फिर रसधानियाँ कहिए, एक ही बात है। अब सवाल पहला ये उठता है, आखिरकार ये कहाँ पाई जाती हैं और इनका क्या काम है। तो ये पादप और जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है, तो इनके काम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इनका काम होता है पोषण पदार्थ या फिर अपशिष्ट पदार्थ इन दोनों को स्टोर करना। स्टोर करना यानी कि ये भंडार करती हैं। काम इनका है पोषण पदार्थ तथा अपशिष्ट पदार्थ को भंडार करना। दोनों जगह पाई जाएंगी, पादप में भी और जंतु कोशिकाओं में भी। लेकिन तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है, लेकिन ये जो पादप कोशिकाओं में रिक्तकाओं की संख्या जो होगी, पादप में रिक्तकाओं की संख्या कम होगी। रिक्तकाओं की संख्या कह लें या रसधानियों की संख्या कह लें तो ये कम होगी। लेकिन आकार जो इनका होगा वो बड़ा होता है। आकार बड़ा होगा, कम मात्रा में पाई जाएंगी। अब चौथी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, रिक्तकाओं की जो संरचना है वो कैसी होती है। तो संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी जो संरचना है, इनके ऊपर टोनोप्लास्ट झिल्ली लगी रहती है। झिल्ली का आवरण होता है। टोनोप्लास्ट नामक जो झिल्ली है वो किसके ऊपर होती है, तो कहेंगे रसधानियों के ऊपर होती है। इसमें और क्या होता है, रसधानियों में और क्या होता है, तो इसके अंतर्गत रिक्त का रस भी पाया जाता है। तो ये बात हमने कर ली रसधानियों की। अब हम लोग बातचीत करेंगे तारक काय की। बात स्टार्ट करते हैं तारक काय से। अब तारक काय में जो महत्वपूर्ण बिंदु पहला है वो ये है, आखिरकार ये दिखता कैसा है। तो ये बेलनाकार कोशिकांग है। बेलनाकार कोशिकांग है तारक काय। ये पहला इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो हो गया। ये करता क्या है, किस प्रकार से ये काम करता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तारक काय जो होता है वो कोशिका विभाजन में, कोशिका जब विभाजन होगा इसमें सीलिया और कशाभिका का निर्माण करता है, के निर्माण में भाग लेता है। कोशिका विभाजन के समय सीलिया और कशाभिका के निर्माण कार्य में ये भाग लेता है। तारक काय के बारे में तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, इसका जो मुख्य कार्य है वो सूक्ष्म नलिकाओं अथवा दूसरी भाषा में इसको कह लें माइक्रोट्यूबल्स होते हैं। माइक्रोट्यूबल्स को संगठित करना। अब ये सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं किस प्रकार की होंगी, तो सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं वो प्रोटीन की खोखली नली होती हैं।
अब इसके बाद में ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूक्ष्म जो नलिकाएं हैं इनका काम क्या है। तो इनका जो कार्य होता है सूक्ष्म नलिकाओं का, वो ये है कोशिकी कंकाल को स्थिर संरचना प्रदान करती हैं, स्थिर संरचना प्रदान करने में सहायक होती हैं। तो हमने अभी जाना तारक काय के बारे में। अब तारक काय के बाद में सीधे हम लोग बात करेंगे राइबोसोम की। राइबोसोम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। राइबोसोम राइबोसोम क्या है, इसके बारे में पहले नंबर पर जानते हैं। राइबोसोम जो होता है ये जटिल संरचना वाले सूक्ष्म कण हैं। जटिल इनकी संरचना होगी और लेकिन इनका आकार कैसा होगा, सूक्ष्म होगा। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो पहले नंबर पे ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी ये दोनों पाए जाते हैं। ये सामान्य रूप से अंतःप्रद्रव्य जालिका से संयुक्त रहते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो दूसरी ये है, ये केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक आदि जो कोशिकांग हैं इन सभी में उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि केंद्रक में क्या राइबोसोम होते हैं, तो जवाब होगा हाँ, केंद्रक हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो या हरित लवक हो, ये तीनों जगह ये उपस्थित होता है। अब राइबोसोम की अगर हम बात करें, अगली जो तीसरा इसका पॉइंट है ये रहा राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल लिखा जा सकता है इसको RNA तथा प्रोटीन के संयोग से बनता है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे, राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि RNA और प्रोटीन से मिलकर बना है। इसीलिए इनको राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जाता है। राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये RNA और प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम बना होता है। अब इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। चौथे नंबर पे बात हम इसकी करेंगे संरचना की। आखिरकार इसकी संरचना कैसी होती है। ये दो उप इकाइयों से बना होता है। छोटी उप इकाई पर छोटी उप इकाई पर mRNA और दूसरी इकाई पर rRNA, दूसरी इकाई पर क्या होगा, rRNA होता है। अब पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है, इसका कार्य क्या है। तो राइबोसोम करते क्या हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन को बनाने में सहायक कौन है, तो कौन होता है, राइबोसोम। आप सब जानते हैं प्रोटीन करता क्या है, तो ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बनाता है, उनको पुनः निर्माण करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राइबोसोम 70S प्रकार के भी होते हैं, 80S प्रकार के भी होते हैं। 70S होते हैं
और इसके साथ साथ में ATS भी राइबोसोम होते हैं। अब इन सब बातों के बाद में हम लोग जानेंगे 70S में कौन कौन से राइबोसोम जुड़े होते हैं। तो सातवीं महत्वपूर्ण बात है, 70S में दो उप इकाइयाँ होती हैं। पहले पे 50S और दूसरी इसका होता है 30S, इसको याद रखिए। और 80S की अगर हम बात कर लें तो 80S में दो उप इकाइयाँ कुछ इस रूप में होंगी, एक 60S और दूसरा होगा 40S। ये पूछा जा सकता है कि 70S में दो उप इकाइयाँ होती कौन कौन सी हैं। तो 50 और 30 याद रखिए। 80 में 40 और 60 याद रखिए। इसके बाद में हम लोग सीधे बातचीत करेंगे माइक्रो बॉडीज़ की। माइक्रो बॉडीज़, माइक्रो बॉडीज़ कह लें अथवा साइटोसोम, साइटोसोम, माइक्रो बॉडीज़ या फिर साइटोसोम। देखते हैं कि करके माइक्रो बॉडीज़ में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो होती कैसी हैं संरचनाएं, पहले तो यही जान लेते हैं। ये गोलाकार सूक्ष्म संरचनाएं हैं, सूक्ष्म संरचनाएं हैं। इसके अलावा इसके अगर हम व्यास की बात कर लें तो इसका जो डायामीटर होता है वो 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर के मध्य होता है, माइक्रोमीटर के मध्य में होता है। इसके अलावा इनके ऊपर दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है, इनके ऊपर क्या एकल फॉस्फोलिपिड लिपिड की झिल्ली का आवरण होता है, कि झिल्ली का आवरण होता है। माइक्रोबॉडीज के अंतर्गत क्या क्या और चीज़ें आती हैं उसको जान लेते हैं। तीसरे नंबर पे इसके अंतर्गत पर ऑक्सीसोम, गिलाई ऑक्सीसोम, इसके अलावा ग्लाइकोसोम और हाइड्रोजेनोसोम, यानी कि चार चीज़ें हमने पढ़ी, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, ग्लाइकोसोम, हाइड्रोजेनोसोम, ये आते हैं। अब माइक्रोबॉडीज़ पर एंजाइम होते हैं या नहीं इसके बारे में जान लेते हैं। तो माइक्रोबॉडीज़ के ऊपर एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। अब ये एंजाइम्स होंगे तो क्या करेंगे, कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जैव रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें ये भाग लेते हैं। अब इसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं परऑक्सीसोम के बारे में। जो परऑक्सीसोम माइक्रोबॉडीज़ होती है ये क्या करती है, ये बड़े या फिर कह लें बृहद अणुओं को विघटित करती है। और इसके अलावा जो भी हानिकारक पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थों को निराविष करती है। और इसके अलावा हम दूसरे के बारे में भी जान लेते हैं। और जो दूसरी हमारी माइक्रोबॉडी है इसका नाम है ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम कहाँ पाई जाती है, तो ये पादप और कवक में पाई जाती है। करती क्या है, इसका काम क्या है, तो इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स को, ऐसे लिख लेते हैं, लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट में बदलना, कार्बोहाइड्रेट्स में बदलना।
इसके बाद में हम लोग बात करेंगे सेल साइकिल की। सेल साइकिल, सेल साइकिल हिंदी इसकी होती है कोशिका चक्र। कोशिका चक्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले मानव की बात करेंगे। मानव कोशिका को मानव कोशिका को एक पूरा संपूर्ण साइकिल करने में संपूर्ण कोशिका चक्र करने में कितना समय लगता है? तो आंसर होगा 24 घंटों का समय लगता है। अब कोशिका चक्र की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। अवस्थाएं इसकी कौन कौन सी होती हैं उसको जान लेते हैं। तो मुख्य रूप से हम इसका बंटवारा करेंगे। ए पार्ट पहले देख लेते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे अंतरावस्था, अविभाजन अवस्था। इसमें भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो इसके पहले पार्ट के बारे में बातचीत हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें आता है जीवन अवस्था। जीवन अवस्था ये आखिरकार है क्या? तो इसमें आरएनए तथा आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण होता है। जीवन अवस्था में आरएनए तथा आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण होता है। दूसरे नंबर पे हम लोग एस अवस्था के बारे में जानते हैं। एस अवस्था में क्या होता है? तो डीएनए संश्लेषण। तीसरी अवस्था है G2 अवस्था। G2 अवस्था में विभाजन की तैयारी। इसके अलावा ए हमने जान लिया अविभाजन अवस्था होती है। अब बी पार्ट में जान लेते हैं विभाजन अवस्था के बारे में। विभाजन अवस्था में पहला पॉइंट प्रोफेज एक एक करके जानेंगे बाद में ये क्या है। दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज, चौथा है टेलोफेज, पांचवा है साइटोकाइनेसिस। तो ये बहुत सारी अवस्थाएं हमारी होती हैं। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे।